हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपके साथ आपके समक्ष आपके यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के लाइट प्रकाश चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो व्यापम की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जो आपके आने वाली एग्जाम एमपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर बने हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियो का मिल सके जल्द ही नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम प्रकाश या लाइट चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखने का कारण है। वास्तव में वह नीला है। अन्य रंगों से नीले रंग को वातावरण में अधिक बिखेरता है। सभी रंगों के मिलन से नीला रंग बनता है। सफेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर आएगा सफेद प्रकाश में जो नीला नीला रंग होता है वह ज़्यादा ज़्यादा दिखाई देता है, या उसमें सफ़ेद प्रकाश में नीले नीले रंग की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वास्तव में आकाश नीला नहीं है, वास्तव में आकाश काला है। आकाश का रंग वास्तव में काला होता है, लेकिन जो सफ़ेद प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश आता है इसमें नीला रंग अधिक मात्रा में होता है। इसी कारण जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली रोशनी हमें आकाश से टकराती है और आकाश हमेशा नीला रंग का दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, मान लो ये कोई दर्पण है, ये समतल दर्पण है, इस पर हमने एल्यूमिनियम या चांदी की जो कलाई करते हैं वो कलाई कर दी। इसके बाद ये दर्पण बन गया और इसके सामने मान लो 6 फीट का आदमी कोई खड़ा है, तो उसे अपना पूरा जो शरीर है या पूरा प्रतिबिंब है वह देखने के लिए दर्पण 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। तो भाई, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दर्पण होना ही चाहिए, तब यह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्वेश्चन की आंसर को घुमा दिया भाई। आकाश नीला दिखाई देता है, पहले वाले क्वेश्चन में अलग आंसर थे, इस वाले क्वेश्चन में अलग आंसर है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण कम होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण अधिक होता है। तो भाई, आकाश नीला दिखाई देता है तो नीले प्रकाश में प्रकीर्णन अधिक होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। इसका आंसर आएगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जो वातावरण को, जिसमें जो लाइट वो फैल जाता है, मतलब एक तरंग के रूप में नहीं जाता है और वातावरण में फैल जाता है, उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो भाई, जो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, नीले से ज़्यादा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग के कलर का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और सबसे कम हमेशा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग फैलता बहुत कम है, लेकिन लंबी दूरी तय करता है लाल रंग, और फैलता बहुत कम है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो भाई, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बी, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। इसका आंसर आएगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि व्यापम की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मृग तृष्णा उदाहरण है ध्रुवण का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का। तो भाई, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? मृग तृष्णा को हम मरीचिका कहते हैं, मरीचिका। तो भाई, जब रेगिस्तान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे रेत होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और जब हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता है, लेकिन जो पानी का भ्रम होता है, वहाँ पे जो पानी का भ्रम होता है वही वही मृग तृष्णा कहलाता है। और ये हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका
दिखाई देती है और ये राहगीरों को वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में नहीं होता है? तो भाई जब सूर्य का एक प्रकाश है यह हमेशा प्रिज्म से गुजरता है। यह जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो इसमें से जो 7 कलर निकलते हैं उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक है बे जा नी ह पी ना ला। बे जा नी ह पी नाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इससे हमें प्रकीर्णन भी याद हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य भी याद हो जाएगी। तो भाई जो प्रकीर्णन, जो प्रकाश फैलता है तो सबसे ज़्यादा प्रकाश बैंगनी रंग का फैलता है। जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य मतलब बहुत अधिक दूरी तक जा सकती है। जैसे हम पहले मेले में जाते थे तो लेजर लाइट किसी ने खरीदा हो तो लेजर लाइट की जो लाइट होती है वो बहुत अधिक दूरी तक जाती है, लगभग 500 मीटर तक जा सकती है। तो उसमें जो कलर होता है वह रेड कलर होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो भाई श्वेत प्रकाश में क्वेश्चन का आंसर आएगा सूर्य के प्रकाश में प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में नहीं है? तो भाई इसका आंसर आएगा भूरा रंग। भूरा रंग इन 7 रंगों में नहीं है क्योंकि बे जा नी ह पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसमें भूरा रंग नहीं है। इसका आंसर आएगा भूरा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के समान कहाँ पर रखा जाना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा उसके मुख्य फोकस के बीच। तो भाई किसी भी प्रतिबिंब की वास्तविक एवं समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखना पड़ेगा अपन को। इसका आंसर आएगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? तो भाई प्रकाश के लिए शुद्ध वाटर या शुद्ध पानी यह पारदर्शी होता है हमेशा। शुद्ध पानी, मान लो इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक सिक्का है और ये पानी बिल्कुल शुद्ध है तो हमें सिक्का बिल्कुल दिखाई देगा, तो ये पारदर्शी हो गया। इसके बाद शीशा, कांच भी पारदर्शी होता है। हवा भी पारदर्शी है क्योंकि हवा के आर पार हम देख सकते हैं। लकड़ी अपारदर्शी होती है क्योंकि लकड़ी के आसपास हम नहीं देख सकते। तो इसका आंसर आएगा प्रकाश के लिए अपारदर्शी है तो लकड़ी। इसका आंसर आएगा लकड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कहाँ पर होता है? सीटी स्कैन, एक्सरे किरण, अल्ट्रासाउंड स्कैन या संचार। तो जो प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर हम प्रकाशिक तंतु को कहते हैं। तो भाई प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है संचार में उपयोग किया जाता है और यह हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है और यह हमेशा कांच का बना होता है। इसका आंसर आएगा संचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रात्रि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है? तो भाई रात्रि दृष्टि यंत्र में पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड किरणें, एक्सरे या बीटा किरणें। तो जो रात्रि दृष्टि यंत्र है इसमें हमेशा अवरक्त किरणें का यूज़ किया जाता है। अवरक्त किरणों का यूज़ किया जाता है और अवरक्त किरणों को हम कहते हैं इंफ्रारेड किरण। तो इसका आंसर आएगा रात्रि दृष्टि यंत्र में इंफ्रारेड किरण का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई पिछले वाला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर को हम कहते हैं प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन
कार्य करता है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। इसके कारण जो प्रकाश है वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष निम्न के कारण बनता है। तो भाई इंद्रधनुष हमेशा बरसात होने के बाद या वर्षा के ठीक बाद बनता है। वर्षा के ठीक बाद क्यों बनता है भाई? वर्षा की जो बूंदें होती है वह छोटी छोटी बूंदें बरसात होने के कुछ देर बाद जो पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, जिससे प्रकाश क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम। और वर्णक्रम स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। यह हमेशा परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, इसी सभी के कारण होता है इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो भाई इसका आंसर आएगा पानी की बूंदों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण, सभी के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसका आंसर आएगा पानी की बूंदों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रकाश के नियमों के अनुसार, तो भाई प्रकाश के नियमों के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। इसका आंसर आएगा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि लगभग ये एक पूर्णतः पारदर्शी होती है। बिल्कुल सही है भाई, हवा पूर्णतः पारदर्शी होती है। अगर अपारदर्शी होती तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे वातावरण में सब दूर क्या है भाई? हवा है, एयर है। यह भी सही है कि लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है। न तो प्रकाश को अवशोषित करती है न ही परावर्तित करती है। यह बात भी सही है भाई, हवा न तो प्रकाश को अवशोषित करती है न ही इसे परावर्तित करती है। इसके बाद समूचे प्रकाश को पारगमित करती है। यह भी सही है भाई, प्रकाश को आर पार जाने देती है हवा। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो भाई एक माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकाशीय घनत्व पर, तरंग दैर्ध्य पर, तीनों पर निर्भर करता है। इसका आंसर आएगा इन सभी पर। इसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकाशीय घनत्व पर और तरंग दैर्ध्य पर, सब पर निर्भर रहता है। इसका आंसर आएगा इन सभी पर। आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? भाई ये तीसरा क्वेश्चन है। आकाश का जो रंग होता है ये नीला रंग है, इसके बारे में ये तीसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, आपको बिल्कुल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आकाश का जो नीला रंग है किस कारण होता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो भाई मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि आकाश का जो नीला रंग है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। अदिश राशियों के बारे में क्या सत्य है? अदिश राशियाँ दिशा भी रखती है, अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती है, अदिश योग के लिए विशिष्ट नियम है, अदिशों को प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट तरीका होता है। तो भाई अदिश राशियाँ दिशा भी रखती है, अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती है। तो इसका आंसर आएगा अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती है, क्योंकि अदिश राशियाँ को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अदिश राशि सदिश राशि को दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप से जोड़ी जाती है। इसका आंसर आएगा अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती है। प्रकाश दर्शाता है वयादृश्य संचरण, वक्राकार संचरण, सरल रेखीय संचरण या इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
और यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम किसे कहते हैं? तो भाई माध्यम उसे कहते हैं जिसमें वातावरण में हवा के या धूल के कण पाए जाते हैं, उसे हम माध्यम कहते हैं। लेकिन जैसे निर्वात है, निर्वात में कोई हवा के या धूल के कण नहीं पाए जाते, तो निर्वात में प्रकाश गति कर सकता है। तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति कर सकता है। इसका आंसर आएगा प्रकाश एक सरल रेखा में गति कर सकता है। प्रकाश एक सरल रेखीय संचरण है। सही विकल्प चुनिए। यदि अंतिम किरणें अभिसारी हो तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके बाद यदि आपतित किरणें अभिसारी हो तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यदि प्रतिबिंब आभासी है तो उसका संगीत बिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा। एक आभासी बिंब का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो भाई इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर आएगा, यदि अंतिम किरणें अभिसारी हो तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो कि हमें उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, इसके बाद निर्वात से वायु में प्रवेश करता है, वायु से पानी में प्रवेश करता है और पानी से वायु में प्रवेश करता है। तो भाई जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश पानी से वायु में प्रवेश करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्राप्त करती है। तो भाई देखते हैं हम, वायु से कांच, तो वायु क्या है? विरल माध्यम है, और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद निर्वात से वायु, तो भाई निर्वात क्या है? विरल माध्यम है, जहाँ पर हवा ही नहीं होती है, हवा नहीं होती है, उसे हम निर्वात कहते हैं। इसे वैक्यूम भी कहते हैं। तो निर्वात से वायु में प्रवेश करती है, मतलब विरल से सघन में प्राप्त कर रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद वायु से पानी में प्रवेश करता है, मतलब विरल से फिर सघन में प्राप्त करती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पानी से वायु में प्राप्त करती है, पानी हो गया सघन माध्यम और जो वायु हो गई ये हो गया विरल माध्यम। तो भाई पानी से सघन से विरल में प्राप्त करती है, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो इसका आंसर आएगा द। निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है? तो भाई मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम फिर से देखेंगे। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नहीं देखी है तो बे जा नी ह पी ना ला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो भाई बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका आंसर आएगा निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है? तो बैंगनी रंग, बैंगनी रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है। इसका आंसर आएगा बैंगनी। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही कर सकता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। तो भाई उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस हमेशा दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकता है। दूरदृष्टि दोष में क्या है? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका आंसर आएगा दूरदृष्टि दोष। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के आकार का हो तो बिंब की स्थिति होनी चाहिए सी से दूर, सी एवं एफ के मध्य, सी पर या एफ पर। तो भाई अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बिंब के आकार का होता है। तो भाई जो बिंब की स्थिति है वह हमेशा सी पर होनी चाहिए, मतलब वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन को अपन देखते हैं। ये कोई अवतल दर्पण है, रुकना फिर से देखते हैं अपन। ये कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें जो ये हो गया अनंत, इसमें जो इसका केंद्र है ये हो गया सी,
इसके बाद जो ये हो गया फोकस दूरी और ये हो गया पोल, ये हो गया ध्रुव, इसे हम कहते हैं पोल। तो भाई जो मान लो ये वस्तु है, तो वस्तु हमेशा जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वह हमें वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। एक बिंब को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वास्तविक और उल्टा और बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए बनाया जाए। तो भाई इसमें हमें प्रतिबिंब उत्तल लेंस में हमेशा फोकस पर रखेंगे। जैसे ही हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत बड़े आकार का बनेगा। एक उत्तल लेंस है, मध्य में अधिक मोटा, किनारों पर अधिक पतला, अपसारी और किनारों पर अधिक मोटा, मध्य में अधिक पतला और सभी जगह पर एक समान मोटा। तो भाई जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस हमेशा मध्य में अधिक मोटा होता है और किनारों पर अधिक पतला होता है। इसका आंसर आएगा मध्य में अधिक मोटा एवं किनारों पर अधिक पतला। ये हो गया उत्तल लेंस, मध्य में हो गया मोटा और किनारों पर हो गया पतला। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है माइक्रोन, फर्मी, एंगस्ट्रम या प्रकाश वर्ष। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है इसको हमेशा एंगस्ट्रम में प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग है लाल, पीला, नीला, हरा, नीला, लाल, लाल, हरा या नीला और लाल, हरा या पीला। तो जो प्रकाश के प्राथमिक रंग है, प्रकाश के प्राथमिक रंग हमेशा लाल, हरा एवं नीला है। लाल, हरा एवं नीला जो प्रकाश के प्राथमिक रंग है और इन्हीं तीनों रंगों को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है और अन्य रंग का निर्माण किया जाता है। सोलर विकिरण किससे बना होता है? तो भाई जो सोलर विकिरण है ये हमेशा यूवी, दृश्य प्रकाश या अवरक्त या उपरोक्त सभी। तो भाई जो सोलर प्रकाश है यह हमेशा यूवी, दृश्य प्रकाश या अवरक्त तीनों से मिलकर बनाया जाता है। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? भाई जो दो समतल दर्पण है एक दूसरे के समांतर रखेंगे तो भाई जो प्रतिबिंब है यह हमेशा बहुत सारे बनेंगे या अनंत बनेंगे। इसे प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। सामान्यतः मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो भाई मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। चलचित्र में किसका उपयोग किया जाता है? समंजन, दृष्टि निर्बंधन, दूरबंधु या निकट बिंदु। तो भाई दृष्टि निर्बंधन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई घटना इतनी तीव्र वेग से होती है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती है। इसमें चित्रों को इस प्रकार एक के बाद एक प्रदर्शित किया जाता है जिससे गति का आभास होता है। यह वीडियो कैमरे के रिकॉर्ड करके बनाई जाती है। इसे कहा जाता है दृष्टि निर्बंध। इसका आंसर आएगा दृष्टि निबंध। इसमें जो घटना है वो एक के बाद फटाफट होती रहती है जो हमारी आंखें बिल्कुल उसे देख नहीं पाती है। इसे हम चलचित्र कहते हैं और चलचित्र इसी के द्वारा हम दृष्टि निर्बंध के द्वारा इसे वीडियो या कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग कैसा होगा? भाई जब पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है तो आकाश का रंग हमेशा काला होता है। ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आकाश का रंग वास्तव में काला होता है, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य या नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है तो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आकाश का रंग हमेशा काला होता है। एक लड़का v वेग से एक समतल दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब किस चाल से दौड़ेगा? तो भाई जो एक लड़का है वह एक समतल दर्पण में समतल दर्पण में कोई मतलब समतल दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब उसका 2v वेग से दौड़ेगा। उस दर्पण में हमें 2v वेग से उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। गोलीय दर्पण से चाहे आप जितनी मर्जी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, दर्पण हो सकता है।
तो भाई गोलीय दर्पण से चाहे आप जितनी मर्जी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वह दर्पण क्या हो सकता है भाई, या तो वह समतल दर्पण हो सकता है या उत्तल दर्पण हो सकता है, तभी आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे सकता है। क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। जो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, चाहे आप दूर खड़े रहो या पास में खड़े रहो। आपत्ति संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि वह कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है, कोहरे या धुएं द्वारा अति अवशोषित होता है, कोहरा या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है, कोहरा या धुएं द्वारा अति प्रकीर्ण होता है। तो भाई ये कोहरे या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है, इसी कारण जो आपत्ति संकेत होते हैं ये लाल रंग के बनाए जाते हैं। किसी विशेष रंग में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5500 एंगस्ट्रॉम है, उसे नैनोमीटर में प्रदर्शित कीजिए। तो भाई 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 1/10, तो 5800/10 हो जाएगा, तो 580। इसका आंसर आएगा 580 नैनोमीटर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो भाई सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, तो इसका आंसर आएगा 8 मिनट। निकट दृष्टि दोष का कारण है आँखों की पुतली का फैलना, फोकस दूरी में असामान्य परिवर्तन, आँखों की पुतली का छोटा होना या चमकीले प्रकाश की शर्त। तो भाई आँखों की पुतली का फैलना, निकट दृष्टि के दोष के कारण आँखों की पुतली है वो फैल जाती है, और उसके कारण कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल या अवतल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं? अवतल, उत्तल, समतल या उपयुक्त सभी। तो भाई जो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण है ये हमेशा अवतल दर्पण के बने होते हैं, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक बनता है। लेकिन जो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण है, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण है वो इस प्रकार सेट किया जाता है कि उसमें जो दर्पण है वह हमेशा पोल एवं फोकस दूरी के मध्य रखा जाता है, जिससे प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे एवं वस्तु के आकार का दिखाई देता है। किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? सफ़ेद, बैंगनी, लाल एवं हरा। तो भाई किस रंग के कांच में सबसे अधिकतम चाल होगी? तो लाल रंग के कांच में सबसे अधिकतम चाल होगी, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का व्यतिकरण। तो पानी में जो नींबू है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण बड़ा दिखाई देता है। वह प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश एक समांगी माध्यम में चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ये पिछला वाला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन मिनट में दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में दिया है। तो भाई 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में हो गए 480 सेकेंड, और 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, तो 480 + 20 हो गए 500 सेकेंड। इसका आंसर आएगा 500 सेकेंड। प्रकाश के अनावर्त या उजागर किसी पृष्ठ सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अनुपातिक होती है? प्रकाश की गति, प्रकाश की आवृत्ति, प्रतीत प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो भाई प्रकाश के अनावर्त किसी पृष्ठ सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या पतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपातिक होती है। प्रकाश की तीव्रता जितनी होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्थिव दूरबीन में लेंस की संख्या होती है। तो भाई जो एक पार्थिव दूरबीन है इसमें 3 लेंस लगे होते हैं, इसमें 3 लेंस होते हैं, तो इसकी आंसर आएगा एक पार्थिव दूरबीन में लेंस की संख्या होती है 3।
एक प्रिज्म का प्रयोग सफ़ेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विसर्जन करने में होता है। प्रिज्म के आधार पर रंग में सबसे करीब जो रंग होता है वह है नारंगी, बैंगनी, लाल या निर्भर करता है जो प्रिज्म को किस प्रकार रखा गया है। तो भाई बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि प्रिज्म कैसा भी रख दो आप, सबसे पहले बैंगनी रंग ही बनेगा। बैंगनी, जामुनी, बेजानी, हपीनाला, सबसे लास्ट में लाल रंग बनेगा। तो भाई सबसे शुरुआत में हमेशा बैंगनी रंग बनेगा। लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। किसके लिए? नेत्रदाह से नेत्र की रक्षा के लिए, नेत्र श्लेष्मता शोथ के निवारण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण में मदद के लिए और नेत्र दोषों के संशोधन के लिए। तो भाई लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए किया जाता है। तो नेत्र दोषों के संशोधन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका आंसर आएगा नेत्र दोषों के संशोधन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है समतल दर्पण। इसके बाद आएगा पश्चदर्शी दर्पण और गोलीय दर्पण और शीशा। तो भाई एक वक्र दर्पण का सबसे सामान्य उदाहरण है गोलीय दर्पण। इसका आंसर आएगा गोलीय दर्पण। वह परिघटना जिसमें हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते कहलाती है निर्मित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन। तो वह परिघटना जिसमें हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं वह हमेशा नियमित परावर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहते हैं नियमित परावर्तन, प्रकीर्णन और बहुसंख्य परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा भाई वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एवं समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है वह नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका आंसर आएगा नियमित परावर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊर्ध्व प्रतिबिंब को कहा जाता है अधोशीर्षी, ऊर्ध्वशीर्षी या पार्श्विक या आभासी। तो भाई इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वशीर्षी। इसका आंसर आएगा ऊर्ध्वशीर्षी। ऊर्ध्वशीर्षी को हम कहते हैं सीधा। तो भाई एक ऊर्ध्व प्रतिबिंब वह जो दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसे हम ऊर्ध्व प्रतिबिंब कहते हैं। और ऊर्ध्वशीर्षी को हम क्या कहते हैं? सीधा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है किसके द्वारा? भाई प्रिज्म के द्वारा। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित प्रिज्म के द्वारा होता है। और सबसे पहले बैंगनी रंग बनता है और सबके लास्ट में लाल रंग बनता है। श्वेत प्रकाश बना होता है 5 रंगों से, 7 रंगों से, 6 रंगों से या 4 रंगों से। तो जो श्वेत प्रकाश है यह हमेशा 7 रंगों से बना होता है। और हम 7 रंग पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे बेजानी, हपीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है वस्तु से छोटी अथवा बड़ी, वास्तविक अथवा आभासी, केवल अ एवं ब दोनों। तो भाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं बड़ा भी हो सकता है, वास्तविक एवं आभासी दोनों हो सकता है। सभी कंडीशन इसमें फॉलो करती है, अ एवं ब दोनों। इसका आंसर आएगा अ एवं ब दोनों। उत्तल लेंस होते दोनों किनारों पर एवं बीच में पतले, बीच में एवं किनारों पर मोटे, बीच में मोटे एवं किनारों पर पतले, सर्वत्र एक समान। तो भाई उत्तल लेंस इसका तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। दोनों किनारों पर एवं बीच में पतले ये भी नहीं है। बीच में एवं किनारों पर मोटे, भाई उत्तल लेंस हमेशा बीच में होते हैं पतले, इसके बीच में आएगा पतले। उत्तल लेंस होते हैं बीच में पतले एवं किनारों पर मोटे, ऐसे होते हैं भाई उत्तल लेंस। तो किनारों पर ये हो गए मोटे एवं बीच में हो गए पतले। इसका आंसर आएगा बीच में पतले एवं किनारों पर मोटे। इंद्रधनुष को आकाश में देखा जाता है। भाई इंद्रधनुष को आकाश में जब सूर्य आपके सामने होता है, जब सूर्य आपके पीछे होता है, मात्र सूर्योदय के समय,
जब सूर्य सिर के ऊपर होता है। तो भाई जब इंद्रधनुष को जब देखते हैं जब सूर्य आपके पीछे होता है। इसका आंसर आएगा सूर्य आपके पीछे होता है। यदि एक वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वह प्रतीत होती है। तो भाई यदि कोई वस्तु है वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो हमेशा काली दिखाई देगी। इसके बाद निम्न में से किसका प्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। तो भाई आवर्धक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस होता है उत्तल लेंस, पिछले वाला क्वेश्चन ही। एक परिदर्शी के उत्तरोत्तर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दो अवतल दर्पण, दो उत्तल दर्पण, दो समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। तो भाई एक परिदर्शी के लिए दो समतल दर्पण को रखा जाता है और दो समतल दर्पण को किस डिग्री पर रखा जाएगा, 45 डिग्री पर रखा जाएगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों की रेटिना पर कितने समय तक रख सकता है। तो 1/16 सेकेंड तक रह सकता है। एक स्लाइड जो सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत प्रेक्षित करने वाले एक कोशिका को दर्शाती है जिसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका के केंद्र में सम्मिलित है। समसूत्रण की यह देखी गई अवस्था है। तो भाई ये क्वेश्चन पहले तो फिजिक्स का है ही नहीं, ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है और इसका आंसर मैं बायोलॉजी की जो क्लास थी उसमें करवा चुका हूँ। इसका आंसर आएगा मध्यावस्था। एक अवतल लेंस सदैव एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो होता है उर्ध्वशीर्षी, आभासी, छोटा एवं उपयुक्त सभी। तो भाई एक अवतल लेंस है यह हमेशा उर्ध्वशीर्षी मतलब सीधा, आभासी, छोटा तीनों प्रतिबिंब बनाता है, उपयुक्त सभी। प्रकाश की किरण समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है तो परावर्तन कोण होगा। कोई प्रकाश की किरण है वह समतल दर्पण को 18 डिग्री पर काटती है तो जो परावर्तन कोण होगा वह होगा हमेशा 72 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल होता है 90 डिग्री। यदि कोई वस्तु 70 डिग्री पर झुके तो दो समतल दर्पणों के बीच सममित रूप से रखी जाती है तो निम्नलिखित प्रतिबिंबों की कुल संख्या है। तो भाई हमेशा प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 से भाग दे दो। 360 में अगर 70 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35। अगर विषम संख्या है तो एक माइनस कर दो तो आ गया 5। 5 एक विषम संख्या है, 5 से अगर एक माइनस किया तो 4। तो प्रतिबिंबों की संख्या आएगी 4। इसका आंसर आएगा 4। एक आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब के द्वारा बनता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और दोनों अवतल और उत्तल दर्पण। तो भाई एक आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है हमेशा अवतल दर्पण के द्वारा। इसका आंसर आएगा अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं, तो भाई गाड़ी के जो पीछे का साइड कांच होता है उसमें हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, साइड मिरर। मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को के कार्य द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है। परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल या पक्षाभिमुखी पेशी। तो भाई जो मानव नेत्र है लेंस वस्तु की छवि को हमेशा पक्षाभिमुखी पेशी के द्वारा केंद्र पर केंद्रित करता है। इसके बाद दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या देखते हैं भाई, तो दांतों का स्पष्ट प्रतिबिंब, दांतों का शोषित प्रतिबिंब, दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब एवं दांतों का ऊर्ध्वशीर्ष प्रतिबिंब। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं यह दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखते हैं। इसका आंसर आएगा दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इसके बाद हम कल वापस टॉपिक को पूरा करेंगे। इसमें लगभग 278 क्वेश्चन है। आज 100 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों की जगमगाहट का कारण होता है तारों की रोशनी का बिखरना, तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन, आयनमंडल से कई प्रतिबिंब, आकाश में तारों के कंपन की गति। तो भाई जो तारे की जगमगाहट या तारों का टिमटिमाना होता है यह हमेशा तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है।